हेलो फ्रेंड, मैं एक्समा टेंडवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो टॉपिक आप लोगों के लिए, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और उसके साथ साथ अगर आप जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टॉपिक स्टार्ट से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, और अगर आपको कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देर अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सर स्टेलाइजेशन। ठीक है, अपना टॉपिक कौन सा रहने वाला है? स्टेलाइजेशन रहने वाला है। तो स्टेलाइजेशन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि स्टेलाइजेशन होता क्या है और स्टेलाइजेशन अपन क्यों करते हैं। तो स्टेलाइजेशन की बात करें तो स्टेलाइजेशन की जो डेफिनेशन होती है वो आप लोगों के सामने है। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है? मेक ए सरफेस फ्रॉम फ्री फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म आइदर में भी वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म। कि जो सरफेस है, कोई भी सरफेस है, उसको आप क्या कर रहे हो? बैक्टीरिया से फ्री कर रहे हो। तो ऐसी जो प्रोसेस है उसको आप क्या बोलोगे? स्टेलाइजेशन बोलोगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी वेजिटेटिव फॉर्म भी हो सकती है और उसकी स्पोर फॉर्म भी हो सकती है। दो नए नाम है आप लोगों के लिए, स्पोर और वेजिटेटिव फॉर्म। अब बात करते हैं कि सर स्पोर फॉर्म क्या होती है और वेजिटेटिव फॉर्म क्या होती है। इससे पहले आपको स्टेलाइजेशन की डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार अपन सिंपल लैंग्वेज में। स्टेलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसके अंदर अपन किसी भी सरफेस को बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म से फ्री कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई जीएनएम का स्टूडेंट है उसको नीड हो हिंदी में नोट्स की, तो मैं बोल रहा हूँ वो चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, कि भाई कोई सरफेस है, अरे कोई भी जगह है, बिना अगर आप बैक्टीरिया से फ्री कर रहे हैं तो बी प्रोसेस ने आप क्या बोलेंगे? स्टेलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब भी के अंदर जो बैक्टीरिया है विकी फॉर्म जो है, मतलब बैक्टीरिया की जो क्वालिटी या कैरेक्टर हो सकता है, बैक्टीरिया वेजिटेटिव भी हो सका है और बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म में भी हो सका है। अब बात करें कि वेजिटेटिव क्यों है, स्पोर क्यों है। तो वेजिटेटिव वो है जो रेगुलर रिप्रोडक्टिव स्टेज में हो, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो रेगुलर अपनी ग्रोथ कर रहा हो, अपनी संख्या को बढ़ा रहा हो, ऐसी फॉर्म को तो अपन बोलते हैं वेजिटेटिव फॉर्म। ठीक है, और स्पोर फॉर्म को बोलते हैं लेटेंट फेज। ऐसा बैक्टीरिया जो लेटेंट फेज में, मतलब स्थिर, अभी उसकी जब फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा तब जाके वो ग्रोथ करेगा। अभी वो क्या है? लेटेंट फेज में, निष्क्रिय पड़ा है अभी। उसके उस जैसे बैक्टीरिया को अपन क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं, किल कर सकते हैं। ठीक है, अरे एक बैक्टीरिया तो यहाँ पर जो उछल रही है, बस सामने आ रही है, तो बिना तो हम मारेंगे मारेगा। और एक बैक्टीरिया का जो पीठ पीछे बैठी है, टाइम आप लोग टाइम आओगे यदि आप एक्शन करांगा, लुक कर बैठे हुए बिना भी ढूंढ ढूंढ कर मारांगा। ये प्रोसेस ना पाके बोला स्टेलाइजेशन बोला। आया होगा समझ में अच्छे से। देन आ रहा है डिसइंफेक्टेड। तो डिसइंफेक्शन प्रोसेस क्या होती है? इसके अंदर बैक्टीरिया को अपन जो माइक्रोजम उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन सिर्फ वेजिटेटिव फॉर्म, मतलब ऐसी फॉर्म को जो सामने उछल उछल कर आ रहा है, यहाँ का बैक्टीरिया नहीं, आप सिर्फ क्या करांगा? किल करांगा। ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया अपने सामने है, रेगुलर ग्रोथ कर रहा है, आप बाहर नहीं डिसइंफेक्शन के अंदर मार्क्स और स्टेलाइजेशन के अंदर आप क्या करांगा? चाहे वो बैक्टीरिया वेजिटेटिव फॉर्म में हो चाहे वो स्पोर फॉर्म में हो, दोनों ना आप मार्क्स का। ओके, स्टेलाइजेशन की डेफिनेशन, डिसइंफेक्शन और वेजिटेटिव फॉर्म और स्पोर फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी। देन आगे चलते हैं अपन, और आगे अपनी जो दो टर्म आती है एंटीसेप्टिक और एक आती है एसेप्सिस। तो एंटीसेप्सिस का मतलब है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को अरेस्ट करना, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकना। ठीक है, अरे कोई बैक्टीरिया वो ग्रोथ कर रहा है तो उसकी ग्रोथ को रोकना एंटीसेप्टिक कहलाता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन पढ़ा होगा तो कोई बैक्टीरिया वो बढ़ रहा है उसकी ग्रोथ को वहीं रोक दें, ये कहलाएगा एंटीसेप्टिक। ठीक है, देन आ रहा है आपका एसेप्सिस। तो सेप्सिस का मतलब क्या? प्रिवेंट द माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम रीचिंग अप टू प्रोटेक्टिव एरिया। नर्सिंग कर रहे हो या नर्सिंग कर चुके हो, एक टर्म पढ़ी होगी एसेप्सिस टेक्निक। एसेसिव इंजेक्शन लगाते समय एसेसिव टेक्निक का यूज लो, मतलब इंजेक्शन वाली साइट को क्लीन करेंगे। तो मतलब क्या है? जैसे मान लो ये आपकी इंजेक्शन साइट है, इसको आपने क्लीन किया, क्यों किया भाई? यहाँ के कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म था, या तो वो था तो वो वहां किल हो जाए, या बाहर से कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म यहाँ पर ना आ जाए और आके इन्फेक्शन को नहीं करते, इसलिए तो कर रहे हैं। तो एसेप्सिस का मतलब क्या होगा कि इस एरिया के ऊपर, इस एरिया पर ऊपर आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म रीच ना हो, यहाँ पर आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म ना आए, ऐसी टेक्निक को क्या बोलते हैं? एसेप्सिस टेक्निक अपन बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्लासिफिकेशन। जो स्टेलाइजेशन है, डिसइंफेक्शन है, उसका जो क्लासिफिकेशन बात करें तो दो टाइप्स होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। एक तो आपको मेथड भी पूछ, अब आपकी जगह जीआरएम बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको डायरेक्ट ये नहीं क्लासिफिकेशन दिया जाए, आप बोलो सर क्लासिफिकेशन दिया था और आपको पढ़ाया मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन, आप बोलो सर मेथड आए थे कि उसने मेथड तो आपने पढ़ाया नहीं,
तो मेथड और क्लासिफिकेशन सेम है। ठीक है, आपको पूछा किस मेथड से करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हीट से करेंगे, रेडिएशन से करेंगे, मतलब फिजिकल मेथड हो सकता है, आपका केमिकल मेथड हो सकता है, यही आपके क्लासिफिकेशन रहेंगे। तो दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक आपका केमिकल होता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल मेथड होता है, एक आपका केमिकल मेथड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फिजिकल के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल मेथड की अगर अपन बात करें तो फिजिकल मेथड में आपका हीट आता है, रेडिएशन आता है, फिल्ट्रेशन आता है और सनलाइट आता है। केमिकल के अंदर आपका एल्कोहल आता है, फिनॉल आता है, एल्डिहाइड आता है, इथाइल ऑक्साइड आता है और हेक्सोन आता है। सभी के बारे में अपन आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं अपने सामने आ जाती है सनलाइट, यानी सूरज की किरणें। ठीक है, पहली बात, पहला क्वेश्चन यहां से कंपटीशन बनता है कि भाई स्टेरिलाइजेशन का नेचुरल जो स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक है वो कौन सी है। तो कौन सी आपकी स्टेरिलाइजेशन की कौन सी है, सनलाइट, इसकी नेचुरल टेक्निक आपकी। ठीक है, देन आता है कि यह एक नेचुरल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। क्लियर है सभी को। सनलाइट है, उसमें यूवी रेज है, वो अल्ट्रावायलेट रेज है, वो प्रेजेंट होती है, जो आपके स्टेरिलाइजेशन करने का काम करती है। अरे नॉर्मल सी बात है, जब सर्दियों का समय आ जाता है, गर्मियों का समय आता है, मतलब सर्दियों के बाद में गर्मियों का समय आता है, या फिर अपन बात करें गर्मियों के बाद में सर्दियों का समय आता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई सर्दी का कपड़ा हम निकाल लिया, तो आने 2 दिन तावड़ा लगा लिया। क्यों लगा लें, धूप क्यों लगाए उनको, सनलाइट क्यों लगाएं, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, किल हो जाए। ठीक है, नेचुरल मेथड है, प्रकृति के द्वारा सनलाइट मैंने थोड़ी बनाई है, आपने थोड़ी बनाई है, तो सूरज की किरणें नेचुरली तो है, तो नेचुरल मेथड हुआ कि नहीं हुआ, प्राकृतिक मेथड हुआ कि नहीं हुआ। तो सनलाइट क्या एक नेचुरल मेथड है जिसके अंदर अपन स्टेरिलाइजेशन करने का काम कर रहे हैं। जो यूवी रेज होगी वो आपके जो बैक्टीरिया वायरस उनको किल करेगी। ठीक है, देन आ रहा आपका फिल्ट्रेशन, जैसे आपके सनलाइट की और एग्जांपल की बात करें तो रिवर का पानी है, आपके ओपन सोर्स है कोई भी, तो उसको भी अगर उसके ऊपर यूवी रेज पड़ेगी, सन की लाइट पड़ेगी, तो क्या होगा वहां पर वो भी स्टेरिलाइजेशन हो जाएंगे, उनका भी बैक्टीरिया वायरस है वो किल हो जाएंगे। देन बात करें फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन देखो सिंपल सी बात है, फिल्ट्रेशन का आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूं तो चाय सभी पीते होंगे, या चाय पीते भी नहीं तो चाय बनती हुई तो देखी होगी। तो चाय बनने के बाद चाय वाली जो चाड़नी होती है, छन्नी होती है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, चाय को डालते हैं, छान लेते हैं उसको। ठीक है, तो वो भी तो फिल्टर ही कर रहे हैं। फिल्टर मतलब रिक्वायर्ड प्रोडक्ट अपन अचीव कर रहे हैं, नहीं अपने वो लिक्विड जो चाय थी वो अपनी नीड है, जो चाय पत्ती होगी, अदरक होगी, वो बच की वो अपन थोड़ी पियेंगे, तो उसको अपन ने निकाल दिया, और चाहे अपना जो यूज प्रोडक्ट है वो अपन लोगों ने निकाल लिया, तो वो फिल्टर किया ना, तो वो होता है आपका फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर अपन जो स्टेरिलाइजेशन के लिए फिल्ट्रेशन की बात करें, उसके अंदर जो कंपाउंड यूज करते हैं वो नाइट्रोसेलुलोज होता है। ठीक है, और जो फिल्ट्रेशन जो अपन छन्नी की बात करें उसके अंदर जो स्पोर होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनकी जो साइज होती है, मैं छन्नी वाले स्पोर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पोर की बात कर रहा हूँ जो स्टेरिलाइजेशन के लिए जो फिल्ट्रेशन यूज लेते हैं उनकी, तो उनके 0.22 माइक्रोमीटर उनकी साइज होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है आपका हीट मेथड। तो हीट भी आपके दो टाइप से क्लासिफाइड है, ड्राई हीट और मोस्ट हीट। ठीक है, ड्राई हीट की बात करें तो उसके अंदर एक तो रेड हीट आता है, एक फ्लेमिंग आता है, इंसिनरेशन आता है और हॉट एयर ओवन आता है। मोस्ट हीट की बात करें तो मोस्ट हीट के अंदर पास्चुराइजेशन आता है, वैक्सीन बाथ आता है, सीरम बाथ आता है, ऑटोक्लेविंग आता है, बॉइलिंग आता है, इंस्पेक्शन आता है। ठीक है, आज अपन ड्राई हीट के बारे में पढ़ेंगे और कल की क्लास के अंदर अपन मोस्ट हीट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, देन अगर बात करें ड्राई हीट के अंदर तो पहला आता है रेड हीट। अब रेड हीट का मतलब है कि अपन सिंपल से आप एग्जांपल, मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल रखे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज सुने और आपको नोट्स बनाने तो उसी चीज के नोट्स बनाए। रेड हीट का मतलब है कि जो आपकी फ्लेम है, आपकी जो आग है, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट इतनी देर तक रखेंगे जब तक वो लाल ना हो जाए। ठीक है, क्या ना जाए, जब तक वो रेड ना हो जाए तब तक अपन उनको रखेंगे। मतलब अपन को क्या करना है, उनको जब तक उस फ्लेम के अंदर रखना है तब तक वो रेड ना हो जाए, लाल ना हो जाए, तब तक अपन को रखना है, तो वो हो जाएगा आपका रेड हीट। और इसके अंदर अपन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनको अपन रेड हीट के द्वारा स्टेरिलाइजेशन करते हैं, तो अपन इसमें कहते हैं इनोकुलेटरी वायर होता है, निडल होती है, टिप ऑफ 4 शेप होता है। तो इनको क्या करते हैं अपन रेड हीट मेथड द्वारा स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इनका अरे रेड हीट का सिंपल सा मतलब है कि आग हो है, बिगन थारो आर्टिकल है, टिप ऑफ 4 शेप हो गया, 4 शेप की टिप हो गई, उसको तब तक रखना है जब तक वो लाल ना हो जाए। ठीक है, उसका कलर है वो रेड ना हो जाए, तब तक रखना है। तो इसी टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं, रेड हीट मेथड बोलते हैं। आ गया होगा समझ में। फ्लेमिंग का मतलब होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ क्या करना, आग में से गुजारना, लाल होने तक नहीं रखना, रेड होने तक रखेंगे तो वो रेड हीट मेथड हो जाएगा।
अपन को क्या करना है, उसको तब तक रखना है सिर्फ अपन को आग है उसमें से फ्लेम है उसके अंदर से अपन को उसको गुजारना है। ये आपका फ्लेमिंग मेथड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड होती है उनको अपन इसके अंदर स्टलाइज करते हैं, और जो आपके टेप ट्यूब होती है उसको अपन इसके अंदर स्टलाइजेशन करते हैं। देन आपका नेक्स्ट मेथड आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपन बीएमडब्ल्यू पढ़ा था, बीएमडब्ल्यू में अपन लोगों ने जब कैटेगरीज पढ़ी थी कौन कौन से वेस्ट को अपन कहाँ कहाँ उनका डिस्पोज करते हैं, उसमें अपन लोगों ने इंसिनरेशन पढ़ा था ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में। और ये क्या करता है, आपके जो वेस्ट है उनको क्या करता है, उनको जलाकर उनकी ऐसा बना देता है, मतलब उनकी राख है वो बना देता है, जलाकर भस्म करते हैं। तो वही टेक्निक है, क्या कर देता है, जलाकर उनको भस्म कर देता है, उनकी राख है ऐसा वो बना लेता है। अब इसके अंदर अपन क्या क्या जो मेथड है, जो प्रोडक्ट है उनको स्लाइस करते हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है उनको अपन करते हैं, अपनी बॉडी के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो बता कोई पार्ट है वो निकाल लिया, अब उसको आपको फेंकना है, डिस्पोज करना है उसको, तो आप क्या करोगे, इंसिनरेशन टेक्निक यूज करोगे। सोयल ड्रेसिंग है, कोई ब्लड से भरी हुई आपकी ड्रेसिंग है, तो उसको भी आप इंसिनरेशन, मतलब उनको जलाएंगे, सीधी सी बात है, उनको जलाएंगे, उनको अपन जलाएंगे, जलाने के बाद क्या बनेगी, राख ही तो बनेगी। तो वो ये अपन क्या करते हैं, इनको जलाते हैं। और इसके अंदर एक चीज और है, जो इंसिनरेशन मेथड होता है, जो वेस्ट होता है उसकी क्वांटिटी को कम कर 80 से 90% उनको कम कर देता है। सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत सारा वेस्ट उनको जलाओगे तो ये तो है नहीं, आप लोगों ने बहुत सारा वेस्ट में तो उसकी राख भी उतनी बनी, राख तो कम बनेगी ना। तो वेस्ट की क्वांटिटी कम की नहीं की, तो वो इंसिनरेशन मेथड है। उसके अंदर क्या करोगे आप, जो वेस्ट है उसकी क्वांटिटी को 80 से 90% अपन कम कर देते हैं, क्वांटिटी को अपन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, इंसिनरेशन मेथड होता है, ठीक है। देन आता है आपका हॉट एयर ओवन। तो हॉट एयर ओवन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हॉट एयर ओवन की बात करें तो सर हॉट एयर ओवन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। पहली बात तो ये मेथड किसने दिया था, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर हॉट एयर ओवन है वो मेथड है वो किसने दिया था। तो भाई किसने दिया था हॉट एयर ओवन मेथड, तो जल्दी से नाम बताओ। तो सर नाम आता है लुईस पास्चर। ये मेथड किसने दिया था, ये मेथड दिया था आपके लुईस पास्चर ने। क्लियर है, क्या लोगों जीरो वाले कि हॉट एयर ओवन मेथड है किसके द्वारा दिया गया था, लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। देन आता है इसके अंदर टाइम कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है। तो टाइम और टेम्परेचर भी दो टाइप से होता है इसके अंदर। अगर आपको 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया जाए तो उसके लिए आप टाइम, अरे एक सिंपल सी बात है, जो भी आर्टिकल्स आप हॉट एयर ओवन में लगा रहे हो, इमेज आप लोगों के सामने आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, ये होता है आपका हॉट एयर ओवन, ठीक है। इसके अंदर आप जो आर्टिकल्स रख रहे हो वो कितनी देर तक रखोगे और उनका कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी मेरा मन किया मैंने 100 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, मेरा मन किया 200 कर दिया, मेरा मन किया बल 300 कर, मेरी मर्जी में चाहे जो करूं, तो वो थोड़ी है। आपका टेम्परेचर भी होता है, गाना भी तो है। हाँ, तो गाने की छोड़ो, टॉपिक पे ध्यान देते हैं। 170 डिग्री सेल्सियस अगर आपका टेम्परेचर है तो उसके लिए आपको टाइम रखना पड़ेगा 30 मिनट, 30 मिनट टाइम रहेगा। और अगर आपका 160 डिग्री है, मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर आपका टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस है तो आपका उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 1 घंटे तक रहेगा साहब। कितने घंटे तक, 1 घंटे तक। क्लियर है। देन ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए कि सर जो ग्लास मेटल है, सॉरी ग्लास मटेरियल है, उनके लिए अपन सबसे सुटेबल प्रीफर कौन सा स्टलाइजेशन मेथड करेंगे। तो सर अपन उसके लिए करेंगे हॉट एयर ओवन मेथड, अपन उसके लिए यूज करेंगे। हॉट एयर ओवन इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ग्लास मटेरियल, कि जो ग्लास मटेरियल है उनके लिए फर्स्ट चॉइस क्या होती है, हॉट एयर ओवन मेथड होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ग्लास मटेरियल की बात करें तो ग्लास स्लाइड हो सकता है, पिपेट हो सकती है। मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में फोर शेप हो सकती है, सीजर हो सकती है। कॉटन स्वैब की बात करें, ड्रेसिंग हो सकती है, ड्रेसिंग मटेरियल होता है वो हो सकता है। देन केमिकल की बात करें तो केमिकल में आपका लिक्विड पैराफिन हो सकता है, सल्फोनामाइड आपका पाउडर हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी हो सकती है स्टरलाइजर्स के अंदर, आप हॉट एयर ओवन में आप यूज करते हो उसमें। अब बात करते हैं इसके आप थ्योरी कैसे बना सकते हो। कि आप लिखोगे सर जो हॉट एयर ओवन है वो लुईस पास्चर द्वारा दिया गया था, इसके अंदर आप 160 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं और जो 1 घंटे तक रखते हैं। अपन इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल है वो अपन यूज कर सकते हैं, तो वो सारी चीज आप बता दोगे। डायग्राम है, डायग्राम के अंदर आपको जो नाम वगैरह वो लिख दो कि भाई इसके अंदर एक वाल होता है, ये इसके अंदर कंपार्टमेंट होते हैं, इसके अंदर अपन आर्टिकल्स रखते हैं, इसको अपन फिर आर्टिकल्स रखने के बाद क्लोज कर देते हैं, क्लोज करने के बाद 1 घंटे बाद अपन इसको खोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर थ्योरी बनाकर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था। आई होप आपका आज का टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्लास को लाइक करें, नहीं पसंद आया तो क्लास को डिसलाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।